हाय गाइस, हेलो। और एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के सामने एक इस सीरीज को एक नया और मोड़ देते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक जिसे हम लोग समझ पा रहे थे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आखिरकार इसके सभी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये जो है इनके अंदर भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस शेल में जाते हैं। इस सेल में एस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने इसे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेंबर से जाना था। हमने यहाँ पर ये भी बात की थी कि हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली बहुत सारे काम करता है, हल्का है, और इसका संबंध जो है वो बेसिकली किससे है? इसका संबंध आपको ध्यान रखना है कि 17वें ग्रुप से भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर बेशक ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट चीज की तरफ चलती हूँ और आपको आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पी ब्लॉक, जिसे हम पी ब्लॉक कह रहे हैं, वो बेसिकली कहाँ से शुरू हो रहा है। और इतना आप लोगों को एस ब्लॉक को पढ़ने के बाद समझ आ चुका है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अगर आउटर शेल जो है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाएगा वही उसकी कक्षक होगी। जैसे कि इन सभी की एस में जा रहा था तो एस कक्षक होगा, और 13 से लेकर ये 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक के जो मेंबर हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी शेल में जाता है, इसलिए हम इन्हें जो है वो पी जो है वो कक्षक के नाम से या फिर पी ब्लॉक के नाम से जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। और हम जानते हैं कि भैया पी कक्षक जो है वो बेसिकली कौन सी होती है। हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक को लेकर, तो पी ब्लॉक के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप के मेंबर जो है ना वो बेसिकली सारे के सारे पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसके अंदर आप लोगों को ये भी ध्यान रखनी होगी कि इसके अंदर मेटल भी आती है, इसके अंदर नॉन मेटल भी आती है, और इसके अंदर जो है वो सब मेटल या फिर मेटलॉइड्स जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि उपधातु कहते हैं, वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि मैडम कितनी तो उपधातु हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को सॉलिड चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, इसमें आप लोगों को लिक्विड भी देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आप लोगों को जो है वो बेसिकली व्हाट वी कैन से गैस भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर उपधातुओं के केस में जो है वो कौन कौन सी उपधातु आपको दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर से दिखने वाली ये जो जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे उपधातु कहलाते हैं। अब ग्रीन कलर से कौन दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर तुम्हें बोरोन दिखाई दे रहा है, ये उपधातु है। उपधातु का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना। और ये जो है वो टेम्परेचर मिलने पर मेटल की तरह और नहीं तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करती हैं। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम दिख रहा होगा 14th ग्रुप में। 13th ग्रुप का बेरिल बोरोन हो गया। 14th ग्रुप के अंदर देखें तो हम लोग बात करें, देखो 13 ग्रुप में पहले नंबर का एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड था, और यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरे और तीसरे नंबर का जो एलिमेंट है वो आपका मेटलॉइड है। ठीक है, अब 15th ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो ऑर्सेनिक और आप लोगों का एंटीमनी, ये चौथे और पांचवें ग्रुप का जो है, चौथे और पांचवें नंबर का जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड है। 16 में देखेंगे तो टेलुरियम हो जाएगा, और पोलोनियम यहाँ पर जो है वो मेटलॉइड की तरह काम करता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एस्टेटीन भी मानते हैं कि भैया ये भी जो है वो उपधातु की तरह ही काम करते हैं, पर ये कभी कभी अपवाद भी दर्शा देता है, इसलिए हम कहेंगे कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम, इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 जो होती हैं वो मेटलॉइड्स होती हैं, 7 जो होती हैं वो बेसिकली बच्चे उपधातु होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वी हैव 7 मेटलॉइड्स, है ना। हमारे पास में कितने मेटलॉइड्स होते हैं? हमारे पास 7 उपधातु होते हैं, जिसमें बोरोन भी आता है, सिलिकॉन भी आता है ना, जर्मेनियम भी आता है, आर्सेनिक भी आता है, एंटीमनी भी आता है, पोलोनियम भी आता है, टेलुरियम भी आता है। तो इस तरह से 7 हमारे पास में जो है वो बेसिकली क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो सब मेटल्स हैं, ये जो सब मेटल्स आप लोगों को मैंने बताई हैं, इन सब मेटल्स के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी मेटल्स आएंगी, है ना, यानी कि बाएं हाथ की तरफ जितनी भी मेटल्स आएंगी वो सारी की वो सारे के सारे एलिमेंट ना मेटल होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट धातु होंगे। और इन्हीं उपधातुओं के राइट हैंड साइड में जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी जो है वो बेसिकली हम कहेंगे कि नॉन मेटल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी नॉन मेटल, यानी कि हम कहेंगे कि उपधातुएं हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान, उपधातु क्या अधातु हो जाएंगी, है ना। तो अब मैडम कैसे समझ नहीं आया? तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम बोल रहे हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम के लेफ्ट हैंड साइड कौन आ रहा है बच्चे? तो आप जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से शुरू करते हैं, है ना।
यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। और आप जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो 160, ये वाला, ये वाली, ये सारी, ये सारी, ये पूरा का पूरा डी व्लॉग होता है ये, और ये पूरा का पूरा एस व्लॉग। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन आया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से बिस्मिथ से शुरू करते हैं, और इधर नीचे से भी हम देखेंगे तो ये सारी की सारी जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से शुरू किया तो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मेटल ही होते हैं। ये बात का हमको खासा ख्याल रखना है। तो क्या मैडम यहाँ पर पी ब्लॉक के अंदर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आ रहा है, लेड आ रहा है, टिन आ रहा है, बिस्मिथ आ रहा है, तो ये सारी की सारी मेटल होंगी? जी हाँ, बिल्कुल ये सारी की सारी मेटल होंगी। तो हमको समझ में आया कि पी ब्लॉक के अंदर इस तरह से इधर वाली तो सारी की सारी मेटल हैं ही, ये भी मेटल हैं, ये मेटलॉइड हो ही गई हैं, ये डी ब्लॉक वाली मेटल है, वो एस ब्लॉक वाली मेटल है। अब बात करते हैं इधर वाली, ये लेफ्ट, ये राइट, वो तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आ रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, जो है सेलेनियम आ रहा है, फिलकर बाहर आई आंटी यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा है, और इधर हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो ये जितनी भी दिखाई दे रही हैं राइट हैंड साइड में, ये सारी की सारी आप लोगों की क्या होती हैं, अधातु होती हैं, यानी कि नॉन मेटल जो है वो आप लोगों की यहाँ पर होती हैं। चलिए जी, अब नॉन मेटल के बारे में भी समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम। बोरोन तो आपको पता लगा कि सब मेटल है, लेकिन एल्यूमिनियम की जब मैं बात करती हूँ आपसे, तो आपको एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम, देखो एक चीज़ और पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पिछली क्लासेस में बताई है कि नहीं बताई है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर तुमको मेंशन आउट करवा देती हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि बेटा देखो, जितने भी मेटल होते हैं, शायद मैंने करवा दिया होगा आप लोगों को, कि जितने भी मेटल होते हैं ना, और अगर उन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड जैसे कि मैं बात करूं Na2O हो गया, है ना, जैसे कि मैं बात करती हूँ आप लोगों से Li2O हो गया, CaO हो गया, MgO हो गया, तो ये सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड है। तो ये जितने भी होंगे वो बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना है कि क्षारीय प्रकृति के होंगे। वो सारे कैसी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, वो सारे के सारे आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हमें जो ये सब मेटल्स हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले इस एल्यूमिनियम के बारे में मैं बात करती हूँ यहाँ पर एक स्पेशल केस में, है ना, एल्यूमिनियम के बारे में। हालांकि गैलियम का, इंडियम का, एंटीमनी का, लेड का, बिस्मिथ का, ये जितने भी हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले, उन सभी के ऑक्साइड, क्योंकि वो सारे के सारे मेटल हैं, तो उन सभी के ऑक्साइड किस नेचर के होने चाहिए, उन सभी के ऑक्साइड हमने कहा कि भाई क्षारीय प्रकृति के होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम और जिंक के केस में, क्योंकि दोनों पास पास में भी हैं, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3, और जिंक का ऑक्साइड क्या बनेगा, ZnO। तो जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं, दोनों हालांकि मेटल हैं, होना चाहिए था कि उसके ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होने चाहिए थे, क्षारीय प्रकृति के होने चाहिए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपवाद स्वरूप ये क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं और अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। तो इन दोनों प्रकृति, जब चाहे ये जैसी प्रकृति शो कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। और उभयधर्मी प्रकृति के होने के कारण आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि इन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं हिंदी में, उभयधर्मी प्रकृति के। तो आपसे पूछा जाएगी वो कौन से ऑक्साइड है जो दोनों प्रकार का नेचर शो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जो है वो बेसिकली जानते हैं। तो ये सारी कहानी भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी, है ना। एल्यूमिनियम की बात करते तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है, यानी कि आप इसे बात कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, इसको पीट कर शीट बनाई जा सकती हैं, इसलिए ये जो है वो बहुत जगह पर यूज़ भी होता है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिकली अपनी ही ऑक्साइड से अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकता है। आगे बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन जो है वो एक प्रकार का नॉन मेटल है। कार्बन के काफ़ी सारे एलोट्रॉप होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि डायमंड, जैसे कि फुलरीन, और जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट वी कैन से ग्रेफिन। अच्छा, अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कार्बन के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ की बात ही कर रहे हैं, तो हम लोग कार्बन से शुरू करेंगे, एक एक एलिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपको समझ आया होगा। डी ब्लॉक में इतना कुछ खास पढ़ने का होता नहीं है, क्योंकि हमें
इतना कुछ खास पढ़ना नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको डी ब्लॉक में ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जिंक 30 नंबर पे आता है, कॉपर 29 नंबर पे आता है, निकल उसके पास में, तो कॉपर कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक इस तरह से याद रख लेना। 27 क्या है 26 भी याद कर लेते हैं, आयरन होता है, तो 26 पे आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक, 27 ये 28 नंबर पे, 29 और ये 30, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ही आप देखेंगे तो 79 नंबर पे सोना होता है, 78 नंबर पे प्लेटिनम होता है और ऊपर 47 नंबर पे चांदी होता है। तो ये तीनों भी जिनकी ज्वेलरी बन रही है ये भी साथ साथ में ही है। और जो मरकरी है वो उसकी भी बन ही जाती, क्योंकि वो दिखता तो लिक्विड चांदी ही है लेकिन वो लिक्विड होता है, तो ये मरकरी आप लोगों का जो है वो 80 नंबर पे आता है। तो 47 पे ये आ रहा है चांदी, नीचे 78 पे प्लेटिनम, तो 79 पे औरम यानी कि सोना, और 80 नंबर पर आप लोगों का जो है वो क्या होता है, मरकरी होता है। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कार्बन के कंपोनेंट्स के बारे में। और इसी के साथ ही यदि आप मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ही सेशन के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाते हैं तो आप लोगों को क्या दिखाई देता है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे कि और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है वो हमारी हैं। जब आप इसी SSC, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और दूसरी चीज़ की जब आप वीडियोज़ की लिस्ट में जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि पीरियडिक टेबल पार्ट 3 भी हमको दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा आप लोगों को पीरियडिक टेबल पार्ट 2 भी दिखाई देगा और पीरियडिक टेबल पार्ट 1 भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पीरियडिक टेबल के तो काफ़ी सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर जैसे कि मैं पीरियडिक टेबल पार्ट 3 के अंदर गई, अगर आपने नहीं देखा है तो पीरियडिक टेबल की ये सीरीज जो मैंने चला रखी है वो देख लेना। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम लोगों को एक डाउनलोड लिंक दिखाई देगा, और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप अड्डा की एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे। अड्डा की एप्लीकेशन पे पहुंचने की वजह यहाँ पर यह है कि आप जैसे ही अड्डा की एप्लीकेशन पे पहुंचते हैं, ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाइए, और अगर आप SSC के या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माना SSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको महापैक प्रीफर करती हूँ, क्योंकि महापैक आपको 27 महीने की वैलिडिटी के साथ में जो है वो मिलता है। अगर आपको 80% डिस्काउंट चाहिए किसी भी बैच पर तो आप Y698 कोड लगा सकते हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे SSC का हो, 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अब भाई 27 महीने की वैलिडिटी चल रही है 2700 रुपये के लिए, तो अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको 3 रुपये के अमाउंट में एक बैच जो है पर डे के हिसाब से कॉस्ट लगती है। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, उन सभी को भेजें जिनको ज़रूरत है। ये सेशंस ऐसे हैं 9th 10th 11th 12th और एकेडमिक लेवल पर, और अगर मैं बात करती हूँ कॉम्पिटिशन लेवल पर, हर कोई एस्पिरेंट इन सेशंस को देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।